इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैं डॉक्टर केसीसी नवोक एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 12। इसके पहले 11 तक के सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ। सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है व्याख्या करें कि 17 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 17 का भाज्य है यानी व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। ठीक है। आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन आपको करवा दिया गया है और करवाया जा रहा है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या रहा, व्याख्या करें, ये तो प्रश्न पढ़ ही लिए है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक कोई संख्या है जो कि हमारा संख्या दिया हुआ है 17 गुनी 11 गुनी 13 और प्लस 17 दिया हुआ है। अब इसको आपको बताना किया है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 17 गुनी 11 गुनी 13 इसको गुना करना होगा। तो गुना जब करेंगे तो आपका आएगा 24 31। कितना आएगा 24 31 प्लस 17 और इसको इसमें जोड़ दिए तो आपका आएगा 24 48। कितना आएगा 24 48 जोड़िएगा। तो अब देखिए आपको 24 48 को देखना है, क्या 24 48 किसी संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 24 48 किसी दो से कटेगा ही, अपने से कट रहा है, फिर एक से कटेगा ही, तो मतलब किसी और संख्या से कट रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि 24 और 48 एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना, समझ में आया। जो हमारा मतलब दो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कट जाता है तो वो हमारा संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। तो 24 48 आया आपका, 24 48 बिल्कुल दो से कट रहा है, फिर किसी संख्या से कटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 2 में आपका प्रश्न कर रहा, व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको भी आप क्या करें, फटाक से इसको लिखें। ए मान ले कि ए कोई संख्या, ए बराबर आपका दिया 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 दिया हुआ है। 7 बचे कितना हो गया 35 हो गया, गुने 13 रहने दो, प्लस 5 कर दो। आप 35 में क्या करो कि 13 से गुना करो। 35 में क्या करेंगे, 13 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 455 आएगा, 455 और प्लस 5 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 450। बताइए 450 एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। लिख सकते हैं आता है संख्या इतना 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 एक भाज्य संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है 12 का 3 कर दर्शाएं कि 5 गुना 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है नहीं। सबसे पहले लिखेंगे एक कोई संख्या जो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 है। तो इसको क्या करेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा, गुना 11 में क्या करें 13 से गुना करो, 11 गुनी 13 तो आपका आंसर आएगा 143 प्लस 55 रहने दो। अब 143 में क्या करो कि 143 में 35 से गुना कर लो तो आपका कितना आएगा, 35 से जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 5005 प्लस 55 आएगा। अब इसको जोड़ दो तो 5000 कितना आएगा 60 आएगा। ये आपका कितना आ गया। अब बताओ ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो भाज्य संख्या बिल्कुल है, 2 से कटेगा, 5 से भी कट सकता है। इसको आप काटने से ना पता चलेगा, लेकिन ये 2 से कट रहा है, एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कट रहा है, हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। बस यही आपको बनाने के लिए बोल रहा था। 13 नंबर में 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कह रहा है कि 3 को मापदंड है जो कि 64 80 और 96 सेंटीमीटर में है। ठीक है। कह रहा कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इस दंड में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांकों को मापा जा सकता है। कह रहा उसका न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है जो कि 64 सेंटीमीटर उसका माप सके और 80 सेंटीमीटर भी उसको माप सके और 96 सेंटीमीटर भी उसको माप सके। तो चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए न्यूनतम लंबाई कर रहा है। न्यूनतम का मतलब क्या हो गया, न्यूनतम मतलब हो गया LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे आप LCM निकाल देते हैं ये सबका, तो ये तीनों जो होगा आपका मापदंड उसको आसानी से माप देगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहला संख्या आपका दिया हुआ है 64, दूसरा दिया हुआ है 80 और तीसरा दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। तो आप सबका तीनों का क्या करें, LCM निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 64 80 और 96। हम लोग बचपन में पढ़े LCM निकालना, या तो आप भाज्य गुणनखंड से इसका HCF निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 32 मरतबे, फिर यहाँ पे 40 मरतबे और यहाँ पे 4 दूनी 8 48 मरतबे। ठीक है। फिर से यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 16 मरतबे कट जाएगा और ये 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा 24 दूनी 48। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 दूनी 12
फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, ये हमारा क्या हो गया, कट गया। अब किसी से नहीं लगेगा। अब इसका एलसीएम निकाल दो, तो 2 गुना 2 गुना 2 क्या हुआ, 2, 1 2 3 4 5, ये 6, तो गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, फिर गुना जो बच गया उसको 3 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुने 15 कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कर देते हैं 64 में 15 से गुना, 5 को 20 के 0 हाथे में 2, 6 25 30 और 2 32 के 32 का 32 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 4 तो 6 और 6 3 9, यानी कि 960 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब 960 जो आया है वो 64 सेंटीमीटर आसानी से इसको माप सकता है, ठीक है ना। 80 भी आसानी से इसको माप सकता है, 96 भी इसको आसानी से माप सकता है। तो यही न्यूनतम हमको लंबाई मापने के लिए बोला था, जो कि 960 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 का। 14 में आपको क्या कर रहा है, कर रहा है 3 पात्रों में 27 लीटर 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। 3 पात्र जो है, मान के चलिए 1 2 3 पात्र हो गया। कह रहा है कि एक में 27 लीटर है, एक में 36 है और एक में 72 है, ये लीटर में दूध है। कह रहा कौन सी बड़ी माप तीनों पात्रों को दूध को ठीक ठीक माप सकते हैं। बड़ी माप कर रहा है, क्या कह रहा है, वह कौन सा बड़ा माप होगा जो ये तीनों पात्रों को ठीक से माप सकता है, ठीक है। यानी कि आप इसका HCF निकाल दिए, तो HCF निकालने के लिए आपका क्या दिया हो, 27 दिया हो, तो 27 का भाज्य गुणनखंड कर लिए तो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 3 9 3 27, यानी कि 3 का पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो 36 को तोड़ दीजिए भाज्य गुणनखंड, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 3 3 9, 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब उसी तरह से 72 को माप दो, 72 को अभाज्य गुणनखंड करता 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और दूनी 72, यानी कि 2 हो गया। अब 2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 3 का पावर 2 हो जाएगा। हमको निकालना है क्या, HCF, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, सॉरी हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमको HCF कैसे निकाला जाता है, 3 संख्या देगा तो तीनों संख्या में आपको अभाज्य गुणनखंड देखना है, तो तीनों संख्या में वह संख्या मिलना चाहिए। देखिए पहले 2 देखिए, 2 हमारा इसमें नहीं है, पहला यानी कि 27 में 2 आया ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। 3 आया है, तो 3 यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 2 है। अब देखिए इसमें कम पावर देखा जाता है, ठीक है, सबसे कम, तो 3 का पावर 3 वाला ना लेकर के 3 का पावर 2 वाला लेंगे, क्योंकि हमको इसमें पावर कम लेना है, किसमें, HCF में, तो 3 का पावर 2, तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा 9। अब ये 9 जो आया है ये तीनों पात्रों का आसानी से माप सकता है। देखिए 3 मरतबे माप देगा, 9 3 27 और 9 चौको 36, 4 मरतबे माप देगा, और 72 कितना मरतबा आएगा, 9/72 8 मरतबे आ जाएगा। तो ये तीनों को क्या कर रहा है, ये पात्र जो है ये माप दे रहा है, तो यही आपका HCF, यही आपका क्या हो जाएगा, वो पात्र हो जाएगा, ठीक ठीक माप पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 9 लीटर वाला पात्र होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इससे एक्सरसाइज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है तीनों भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाप रखे गए हैं, उनकी माप 403 केजी है, 465 केजी है, तो कौन से बड़ी सभी भिन्न परिमापों को ठीक ठीक माप सकता है। इसमें भी आपका क्या होगा, HCF ही निकालना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन और 403 और इसका 465 का HCF निकालो। सबसे पहले तो 403 का आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा, उसके बाद 465 का भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो आप उसके बाद आपका क्या करना होगा, HCF निकाल दिया और इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, तो आप HCF आसानी से इसको निकाल सकते हैं, HCF ही निकालना और कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, उसके बाद इसका क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, तो ये इसका निकाल सकते हैं आप, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। इसका तो आसानी से अगर नहीं हो पाएगा तो बोलिएगा, हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, आप आसानी से कर सकते हैं। 403 का LCM लगाइए, कितना से लगेगा, जितना से लगेगा आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 465 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
ठीक है, इसके पहले 1.2 का सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ। सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न मतलब आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, हमेशा पूछता है, लगातार पूछते हुए आया। कह देगा सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब कुछ दे देगा, कह देगा कि सिद्ध करें। तो चलिए ऐसा प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा मानक की। सबसे पहले तो लिखेंगे आप सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद मानेंगे। मानना ये है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो आपको मान लेना इसका उल्टा। जो हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्न में क्या करते हैं कि जब मानना होता है तो उसका उल्टा मान लेते हैं। जब अपरिमेय करा तो हम इसे परिमेय मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या, ठीक है, और आगे लिखेंगे √2 बराबर P/Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य क्या होता है, दो संख्याओं का लसा यानी HCF 1 होता है, उसे सह अभाज्य कहते हैं। बात समझ गए। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, √2 बराबर P/Q, यानी कि P/Q क्या है हमारा, ये परिमेय संख्या का ये होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखिए √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, वर्ग कर रहे हैं यहाँ पे। और आगे चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे √2 का वर्ग जब होगा तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा। आगे यहाँ पे है देखिए P का स्क्वायर P² हो जाएगा, Q का स्क्वायर P² हो जाएगा। इतना हो गया, आगे समझे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे तीछा तीछी क्या होगा, गुना होगा, 2Q²। तीछा तीछी क्या होता है, बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो तीछा तीछी गुना होगा तो 2Q² बराबर हो जाएगा, यहाँ पे P² में 1 से गुना होगा तो P² हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं Q² बराबर P²/2। तो यहाँ पे देखिए P² को 2 भाग कर रहा है, ठीक है, P² 2 से कट रहा है, यानी कि विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पे लिखे हैं 2 से P² विभाजित करता है, 2 P² को विभाजित करता है। एक और यहाँ पे लिखेंगे जब P² को विभाजित करता है तो यानी P को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे लिखे हैं 2P को विभाजित करेगा। बात समझ गए। अब आगे यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, मानना है। माना कि P बराबर 2a, ये अपने मन से मानना, जहां a एक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे √2 है, रूट के अंदर जितना रहेगा उतना ही मानेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2, अगर 3 रहता तो 3 मानते, 3a। बात समझ गए, जहां a एक पूर्णांक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या निकल कर रहा है, यहाँ पे निकल कर रहा है 2Q² बराबर P²। तो यहाँ पे रहते हैं 2Q² बराबर और P², यानी कि P का वैल्यू यहाँ पे 2a हो गया, तो यहाँ 2a और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे और आगे सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 2Q² बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर है तो a² हो जाएगा, 2Q² बराबर 4a², ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2Q² बराबर 4/2a² हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 2 गुना में है तो बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यहाँ पे भाग में हो गया। अब ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो यहाँ पे 2a² हो जाएगा, नहीं कि Q² बराबर 2a² आ जाएगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से फिर यहाँ पे विभाज्य होगा। कौन विभाज्य हो रहा है, तो देखिए 2 से क्या हो रहा है, Q² विभाज्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है। देखिए यहाँ पे Q²/2 हो जाएगा बराबर a² हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2Q² को विभाजित करता है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। बात समझ गए। चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब देखिए यहाँ पे हमारा गुणनखंड कितना आया है, इसमें भी आपका 2 आया, ठीक है, और इसमें भी गुणनखंड कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया है, तो 2 आया है, इसलिए लिखेंगे P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आया कितना, 2, तो क्या यह सहअभाज्य संख्या है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। आप इतना कर दीजिएगा तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर में जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसे जल्दी से फटाक से नोट कर ले और आगे समझते हैं।
वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अब इसको सिद्ध करना तो सबसे पहले वही लिखेंगे, माना कि मानेंगे ये, इसका उल्टा मान लेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे √3 बराबर, जब परिमेय है तो p/q के रूप में भी होगा, तो √3 बराबर p/q हो जाएगा। q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p और q एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, √3 का स्क्वायर हो जाएगा और p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे √3 से स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, p²/q² आ जाएगा। आगे और सोल्यूशन कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, q यहाँ पे है तो गुना में हो जाएगा, तो यानी 3q² बराबर p² हो जाएगा। पीछे पीछे गुना होगा तो यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ पे और आगे सोल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, p² को विभाजित कर रहा है। कैसे, यहाँ पे देखो q² बराबर क्या निकल कर आएगा, p²/3 आएगा, तो 3 क्या कर रहा है, p² को विभाजित करता है, इसलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। आगे यहाँ पे लिखेंगे, माना कि p बराबर 3 है। हम बताए थे कि रूट के अंदर जितना भी रहेगा उतना मान लीजिएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 मानेगा, और ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए 3q² बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है 3q² और p² दिया हुआ है, तो p का वैल्यू क्या हमारे यहाँ पे मान लिए हैं, क्या माने 3 है माने, तो 3 हो जाएगा, और स्क्वायर इस पे भी था तो यहाँ पे b² हो जाएगा, यानी कि 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सोल्यूशन करेंगे तो 3q² ऐसे ही रह जाएगा, बराबर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, यानी कि ये हो गया। अब ये कट जाएगा, क्या कटेगा, देखिए यहाँ पे कट जाएगा, कितना मतलब कट जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, q² बराबर 9/3a², तो यहाँ पे 3 3 9 कट जाएगा, 3 मतलब 3a² हो जाएगा, नहीं q² बराबर 3a² ऐसे लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे 3, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ जो कर रहा है q²/3 बराबर a², यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3q² को विभाजित करता है, इससे 3 q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे चूंकि p और q का अवयनिक गुणनफल कितना आया, 3 आया, यहाँ पे कितना है 3, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया। हमको लाना था क्या, 1 लाना था ना, लेकिन 1 आया नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p और q सहभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल कितना आया, 3 आया। आना चाहिए था 1 लेकिन आया 3, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। एक आ जाता तो हो जाता परिमेय, लेकिन हमको सिद्ध करना था अपरिमेय, तो अपरिमेय हो गया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अगर यह समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, सबसे पहले लिखना होगा आपको सोल्यूशन, और उसके बाद मानना। मानना क्या है, इसका उल्टा मान लें, अपरिमेय का रहा, हम यहाँ पे परिमेय मान लेंगे। लिखेंगे 1/√5 एक परिमेय संख्या। आगे क्या करना है, जब परिमेय संख्या होगा तो ये p/q के रूप में होगा, यानी कि 1/√5 बराबर p/q ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय माने तो यहाँ पे p/q होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखें q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p और q एक सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या आपको बता दी कि क्या होता है, जिसका मसा क्या होता है, 1 होता है, दो संख्याओं का मसा 1 होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आगे सोल्यूशन करेंगे, तो आगे सोल्यूशन करने के लिए हम लोग को दोनों तरफ वर्ग करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, और वर्ग करेंगे 1/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करने के लिए बोला। अब इसको कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो खाली 5 बच जाएगा, बराबर। अब p का स्क्वायर करेंगे तो p² और q का स्क्वायर करेंगे तो q², ये आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 गुना कर लेना, तो q² आ जाएगा और 5p² आ जाएगा, ऐसा ही ना आएगा। और आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 5 इधर क्या है, गुना में, तो इधर भाग मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा q²/5 और बराबर p² हो जाएगा। अब देखिए 5 जो है ये q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 5 q² को विभाजित करता है। जब q² को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे आगे फिर से क्या करना, फिर से माना कि q बराबर, आप मान लो q बराबर 5a मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे p का हमारा ये निकला q बराबर 5a मान लो, और जहाँ a क्या है, एक पूर्णांक है। और आगे क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आया है,
क्यू स्क्वायर बराबर 5p स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या माने 5a माने हैं, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 5a, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे 5p स्क्वायर दिया हुआ है तो देने ऐसे आने दे, ऐसे सोल्यूशन कर दे। 5 का स्क्वायर 5 25 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 25a स्क्वायर बराबर इधर इतना ही, तो इतना ही रहने दो। अब आगे देखो यहाँ पे कट जाएगा, ये 5 25 25 कट जाएगा ना 5 मतलब यहाँ पे 5a स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 जो होगा ये पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे निकल कर आएगा ना पी स्क्वायर बट्टा 5, तो 5 क्या कर रहा पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, जो कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब यहाँ पे चेक करना गुणनखंड कितना आया, तो इसमें भी 5 आया और इसमें भी 5 आया, तो यहाँ पे गुणनखंड कितना आया 5 आया। हम क्या माने थे कि पी और क्यू एक सहभाज्य संख्या, तब पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड कितना आया 5 आया, हमको आना चाहिए था 1 लेकिन आया है 5, इसलिए यह क्या होगा हमारा परिमेय नहीं हो सकता, इसलिए लिखे हैं अतः 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्याएं परिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, आप लोग को सिद्ध करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, फर्स्ट में 4 का फर्स्ट में दिया हुआ है 6 का पावर 1/3, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यू रूट ऑफ 6। क्या पढ़ेंगे क्यू रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे क्यू रूट ऑफ 6, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 6 के पावर 1/3, यानी कि इसको पढ़ते हैं क्यू रूट ऑफ 6। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मानक, मानेंगे ये कि क्यू रूट ऑफ 6 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या। सिद्ध करने वाले प्रश्न में हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, जो हमारा दिया रहता है उसका विपरीत मान लेते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या मान लेंगे, और यहाँ पे जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू रूट ऑफ 6 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्यू रूट ऑफ 6 बराबर p/q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है और p और q जो है वह सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, दो संख्याओं का HCF कितना होता है 1 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि सहअभाज्य युग्म कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट में दिया हुआ ना, तो यहाँ पे घन करेंगे। तो यहाँ पे घन करने पर यानी कि क्यू रूट ऑफ 6 का पावर 3 हो जाएगा बराबर p/q के पावर 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये q से पावर 3 है, यहाँ क्यू रूट है, तो यहाँ पे इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 खाली आएगा, और इक्वल टू यहाँ पे p का पावर 3 हो जाएगा, q का पावर 3 हो जाएगा, और इसे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6q के पावर q और इक्वल टू pq हो जाएगा। ठीक है ना, p का पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं pq बराबर q का पावर 3/6। यहाँ पे देखिए 6 जो है ये क्यू रूट को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे लिखते हैं 6pq को विभाजित करता है, इसलिए 6p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसा आप लोग को भी लिखना है, और यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, मान लेना, माना कि p बराबर 6 है। अब क्या मानना, माना कि p बराबर 6 है। 6 इसलिए माने क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर कितना दिया होता है 6 दिया होता है, जितना भी हो रहा था उतना हम लोग मान लेते हैं, और एक क्या हमारा एक पूर्णांक है, तो ऐसा आपको लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा निकल कर आया हुआ था वैल्यू, क्या निकल कर आया हुआ था 6q के पावर 3 बराबर p के पावर 3 दिया हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा 6q के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे p का वैल्यू यहाँ पे मान लिए 6a, क्या माने 6a, तब p का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए 6a के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे q है तो यहाँ पे q हो जाएगा, और आगे यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं तो 6q के पावर 3 हो जाएगा बराबर में 6 का q कितना होता है, तो 216 होता है, और a का q aq हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे सोल्यूशन करेंगे तो q का पावर 3 q हो जाएगा, और यहाँ पे 36 आएगा। कैसे, क्योंकि इसको 6 से जब काटेंगे 216 को, तो यहाँ कितना मात्रा कटेगा 36 मात्रा, तो यहाँ बच जाएगा एक q, तो यहाँ पे q का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 36 aq, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 36 जो है वो q के पावर 3 को काट रहा है, कैसे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे q का पावर 3/36 बराबर aq, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 36 इधर गुना में इधर भाग में जाएगा, तो 36 q का पावर 3 को विभाजित करता है, इसलिए लिख देंगे 36 जो है ये q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हमारा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया है, तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा कितना आया है, इसमें देखो कितना आया 6 आया, इसमें कितना आया 36 आया, यानी कि इसका कितना हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको आना चाहिए था 1, अभाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए था, तो 1 आना चाहिए, जो कि 1 आया नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P और Q से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, अतः और 1/3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है, नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 4 का 2 में दिया हुआ है 3 इंटू रूट अंडर 3। इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे माना की, मानना ये है कि √3 इंटू √3 क्या है हमारा एक परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय हम लोग को सिद्ध करना है तो इसलिए हम लोग इसे परिमेय मान लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब परिमेय मान लिए आप तो 3 इंटू √3 बराबर P/Q ऐसा लिख सकते हैं आप, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता, P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। और यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बच जाएगा इक्वल टू यहाँ पे P/Q। यहाँ पे 3 क्या है, गुना में है, तो तीछा तीछी हमारा गुना होता है, तो यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं, या तो इधर गुना में तो इधर भाग में आप भेज सकते हैं। यहाँ पे P/3Q हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा सोल्यूशन करेंगे तो। यहाँ पे देखिए √3 जो है आपका अपरिमेय संख्या, LHS में क्या है √3 है और RHS में क्या है P/3Q है, जो कि ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। और √3 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, P/3Q क्या है हमारा परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। अतः यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेरा मानना गलत है, इसलिए √3 इंटू √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आप इतना कर दीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। बात समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं 4 का 3। 4 का 3 में हमारा कहता है 5 इंटू √3, इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, माना कि यहाँ पे मान लेंगे 5 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे जब परिमेय मान लिए तो P/Q के रूप में भी लिख देंगे, तो 5 इंटू √3 इक्वल टू P/Q हो जाएगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। P और Q एक सहअभाज्य संख्या है यहाँ पे, और √3 बराबर क्या हो जाएगा P/5Q, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुना में इधर भाग में भेज देंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और आगे यहाँ पे देखिए √3 है, तो √3 हम लोग क्या जानते हैं कि यह है अपरिमेय संख्या है और P/Q के रूप में लिखा हुआ है P/5Q, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह 5 इंटू √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका सिद्ध हो गया। बात को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग सोल्यूशन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करेंगे, जो कि वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।